हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज आज हम लोग जो है कि रेलवे का ये जो आदित्य रंजन सर के द्वारा जो बुक बनाया गया है रेलवे सामान्य विज्ञान का, इसका हम लोग पार्ट 3 को करने वाले हैं। आज हम लोग जो है कि कौन सा चैप्टर करने वाले हैं ये बता देते हैं। कौन सा चैप्टर आज हम देखने वाले हैं, तो आज हमारा होने वाला है चैप्टर नंबर 2, अध्याय 2। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे आज बल और बल के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? बल और बल के प्रकार को पढ़ने वाले। और ये पूरा टॉपिक जो है आज कंप्लीट होने वाला है। पूरा टॉपिक कंप्लीट करने के बाद हम लोग कुछ MCQs क्वेश्चन को भी लगाएंगे, जो इसमें अंत में दिया हुआ रहता है। कुछ MCQs क्वेश्चन तो उसको भी लगाने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपने क्लास को। तो पहले हम देखने वाले हैं बल को। किसको देखने वाले हैं? बल को। इसके बाद देखेंगे बल के प्रकार। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी वस्तु पर खींचने या धकेलने के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो बल को जो है कि किसी वस्तु पर खींचने या धकेलने के रूप में परिभाषित किया जाता है। आगे वस्तुओं में गति किसके कारण होती है? तो वस्तु में गति जो होती है वो बल की क्रिया के कारण होती है। जब तक हम कोई भी वस्तु पर बल नहीं लगाएंगे तो उसमें गति नहीं होगी। आगे है कि किसी वस्तु की गति, आकृति, आकार, गति को संशोधित करने की क्षमता को क्या कहते हैं? किसी वस्तु की गति, आकृति, आकार और गति को संशोधित करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? बल कहते हैं। क्या कहते हैं? बल। आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि बल का सूत्र क्या होता है? बल का सूत्र किस नियम से प्राप्त होता है? तो बल का सूत्र जो होता है वो न्यूटन के दूसरे नियम से प्राप्त होता है, जो कि हम कल का क्लास में पढ़े थे। और अगर पूछे कि न्यूटन का बल का परिभाषा जो मिलता है, क्या चीज मिलता है? परिभाषा। वो कौन से नियम से मिलता है? तो न्यूटन के फर्स्ट नियम से मिलता है। किससे? न्यूटन के फर्स्ट नियम से मिलता है बल का परिभाषा। आपको ध्यान रखना है। आगे बल का सूत्र क्या होता है? तो बल को हम लोग F से डिनोट करते हैं, फोर्स होता है। और बल का जो सूत्र होता है वो होता है M A, यानी मास गुना एक्सीलरेशन, द्रव्यमान, और टाइम जो होता है बल का गुणन M गुना A, मास गुना द्रव्यमान, द्रव्यमान गुना त्वरण होता है बल का सूत्र। आगे क्वेश्चन है कि किसी वस्तु पर समान मात्रा में तथा विपरीत दिशा में लगाया गया बल कैसा बल होता है? तो वो संतुलित बल होता है। किसी वस्तु पर समान मात्रा में तथा विपरीत दिशा में लगाया गया बल कैसा होता है? संतुलित बल होता है। किसी वस्तु पर असमान मात्रा, क्या यहाँ समान मात्रा लगा रहे थे, यहाँ असमान मात्रा में लगाया गया बल तथा वस्तु अधिक बल की दिशा की ओर गति करती है तो वो कौन सा बल होता है? तो वो होता है असंतुलित बल। कैसा होता है? असंतुलित बल। अगर समान मात्रा में विपरीत दिशा में बल लगाया जाएगा तो संतुलित बल, और असमान मात्रा में वस्तु से अधिक बल लगाया जाएगा तो असंतुलित बल हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है। आगे है गति बदलने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है? गति बदलने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है? तो असंतुलित बल की आवश्यकता होती है गति बदलने के लिए। अगला है खींचने या धकेलने की प्रक्रिया किस बल के कारण होती है? खींचने या धकेलने की प्रक्रिया जो है किस बल के कारण होती है? तो वो असंतुलित बल के कारण होता है खींचने या धकेलने की प्रक्रिया। अगला है बल कितने प्रकार के होते हैं? तो बल होते हैं 2 प्रकार के। कितने? 2 प्रकार के, संपर्क बल और असंपर्क बल होता है। कितने प्रकार के होते हैं? बल 2 प्रकार के। आपको ध्यान रखना है। आगे संपर्क बल में कौन बल शामिल है? संपर्क बल जो होता है उसमें कौन कौन सा बल शामिल है? तो उसमें पेशीय बल, घर्षण बल, स्प्रिंग बल, ये तीनों बल शामिल है। किसमें? तो संपर्क बल में ये तीनों बल आते हैं, पेशीय बल, घर्षण बल और स्प्रिंग बल। आगे देखते हैं। आगे है कि मांसपेशियों की क्रिया के कारण उत्पन्न होने वाला बल क्या कहलाता है? तो ये पेशीय बल कहलाता है। अगर मांसपेशियों के कारण बल उत्पन्न होगा तो क्या कहलाएगा? पेशीय बल कहलाएगा। गति की अवस्था को बदलने के लिए कौन सा बल उत्तरदायी है? गति की अवस्था को बदलने के लिए कौन सा बल उत्तरदायी है? तो घर्षण बल उत्तरदायी है गति की अवस्था को बदलने के लिए। जैसे आप लोग जो है कि मोटरसाइकिल चला रहे हैं और जब मोटरसाइकिल बंद भी कर देते हैं तो वो कुछ दूर जाते 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 रुकता है, तो घर्षण बल के कारण ही रुकता है। अगला है वह बल जो हमेशा विपरीत दिशा में कार्य करता है, वो कौन सा बल है? हमेशा विपरीत दिशा में कार्य करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो हमेशा विपरीत दिशा में कार्य करने वाला बल कौन सा? स्प्रिंग बल है। आगे किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापा जाता है। किसी वस्तु
पर लगने वाले बल को किसके द्वारा मापा जाता है? स्प्रिंग संतुलन के द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा? स्प्रिंग संतुलन के द्वारा मापा जाता है। अगला है गैर संपर्क बल में कौन सा बल शामिल है? गैर संपर्क बल में यानी असंपर्क बल में कौन कौन सा बल शामिल है? तो उसमें जो शामिल बल है वो चुंबकीय बल है, विद्युत स्थैतिक बल है और गुरुत्वाकर्षण बल है। गैर संपर्कीय बल में आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन है, किसी चुंबकीय वस्तु पर चुंबक द्वारा लगाया गया बल कैसा होता है? किसी चुंबकीय वस्तु पर चुंबक द्वारा लगाया गया बल कैसा होता है? तो चुंबकीय बल होता है। कैसा? चुंबकीय बल होता है। आगे है, एक आवेशित वस्तु द्वारा दूसरे आवेशित या अनावेशित वस्तु पर लगाया जाने वाला बल क्या कहलाता है? एक आवेशित वस्तु द्वारा दूसरे आवेशित या अनावेशित वस्तु पर लगाया जाने वाला बल क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है विद्युत स्थिर बल। क्या कहलाता है? विद्युत स्थिरीय बल कहलाता है। अगला है, दो द्रव्यमान वाली वस्तुएं एक दूसरे पर कौन सी बल लगाती है और आकर्षक बल बन जाती है? तो दो द्रव्यमान वाली वस्तुएं जो एक दूसरे के ऊपर कौन सा बल लगाते हैं? तो गुरुत्वाकर्षण बल लगाते हैं। कौन सा? गुरुत्वाकर्षण बल। आगे, किसी वस्तु के पृथ्वी की सतह पर मुक्त रूप से गिरने के लिए कौन सा बल उत्तरदायी है? तो ये तो आप सभी को पता है कि मुक्त रूप से जब हम कोई वस्तु ऊपर फेंकते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही नीचे आ जाता है, यानी पृथ्वी उसे अपनी ओर खींचती है, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अगला, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की परिक्रमा किसके कारण होती है? पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की परिक्रमा किसके कारण होती है? तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो होती है चंद्रमा की परिक्रमा होती है। आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, आगे है बल का प्रकार। क्या है? बल का प्रकार। क्वेश्चन है कि संपर्क में आने वाले दो सतहों के बीच कौन सा बल उत्पन्न होता है? संपर्क में आने वाली दो सतहों के बीच कौन सा बल होता है? तो घर्षण बल होता है दो सतहों के बीच। अगला, वस्तु की गति के विपरीत कौन सा बल होता है? वस्तु के गति के विपरीत हमेशा घर्षण बल होगा। क्या होगा? घर्षण बल। वह बल जो दो वस्तुओं के संपर्क में आने पर उसकी सापेक्ष गति का विरोध करती है। वह बल कौन सा है जो दो वस्तुओं के संपर्क में आने पर सापेक्ष गति का विरोध करती है? वो कौन सा बल है? तो घर्षण बल है या विरोधी बल है? क्या है? घर्षण बल या विरोधी बल। अगला है कि घर्षण बल किस पर निर्भर करता है? घर्षण बल किस पर निर्भर करता है? तो ये दो सतहों के बीच संपर्क क्षेत्र पर निर्भर करता है घर्षण बल। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जब बाईं ओर, क्या है? जब बाईं ओर कोई बल लगाया जाता है तो वो कौन सा बल होता है? तो वो घर्षण दाहिनी ओर कार्य करता है। क्या करता है? वो घर्षण के दाहिनी ओर कार्य करता है। जब भी बाईं ओर बल लगाएंगे तो वो घर्षण जो होगा उसके विपरीत कार्य करता है, क्योंकि घर्षण बल हमेशा विपरीत कार्य करता है। तो अगर बल हम बाईं ओर लगाएंगे तो घर्षण बल लगे हमेशा दाहिनी ओर लगेगा। आपको ध्यान रखना। अगला है कि यदि बल दाहिनी ओर लगाया जाएगा तो दाहिनी ओर लगा रहे हैं तो इसका जस्ट अपोजिट घर्षण बल लगेगा, तो इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? बाईं ओर घर्षण बल लगेगा। किसके? बाईं ओर घर्षण बल कार्य करेगा। आगे, संपर्क में आने वाली दो सतहों पर अनियमित के कारण क्या है? क्या कर रहा है? संपर्क में आने वाली दो सतहों पर अनियमितताओं के क्या कारण है? तो ये घर्षण के कारण अनियमितता होता है दो संपर्क में आने वाली सतहों के बीच। आगे है, अनियमितताओं की संख्या कहाँ अधिक होती है? तो अनियमितताओं की संख्या जो खुरदरी सतह पर अधिक होती है, खुरदरी सतह पर अधिक होती है। आगे, क्या सतहों को चमकाने, क्या सतहों को चमकाने या बहुत अधिक स्नेहक का उपयोग करके घर्षण को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसमें कुछ अनियमितताएं होती। कह रहा है कि क्या हम सतहों को चमकाने या बहुत अधिक स्नेहक मतलब बहुत अधिक फिसलने वाला चीज लगा देने से हम घर्षण को समाप्त कर सकते हैं? तो घर्षण कभी समाप्त नहीं होता है, आप कितना भी कुछ कर लीजिए। तो वही कह रहा है, घर्षण को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता है। आगे क्वेश्चन है, बड़े पैमाने पर यदि अनियमितताओं की इंटरलॉकिंग से बचा जाए तो बड़े पैमाने पर यदि अनियमितताओं की इंटरलॉकिंग से बचा जाए तो गति अधिक सरल हो जाती है। क्या होगी? गति अधिक सरल हो जाएगी।
आगे जब कोई वस्तु आराम से चलना शुरू करती है तो घर्षण पर काबू पाने के लिए आवश्यक बल का मान कितना होता है। आवश्यक बल का मान कितना होता है। जब कोई वस्तु आराम से चलना शुरू करती है तो घर्षण पर काबू पाने के लिए आवश्यक बलों की माप होती है। किसमें होती है? स्थैतिक घर्षण में होती है। किसमें? स्थैतिक घर्षण में। दो सतहों की अनियमितताओं के कारण क्या होता है? दो सतहों की अनियमितताओं के कारण स्थैतिक घर्षण होता है। क्या होता है? स्थैतिक घर्षण होता है। दो वस्तुओं की सतहों पर मौजूद अनियमितताओं के आपस में जुड़ने का परिमाण होता है। दो वस्तुओं की सतहों पर मौजूद अनियमितताओं के आपस में जुड़ने का परिणाम क्या होता है? तो ये होता है स्थैतिक घर्षण, इसका परिमाण होता है। अगला क्वेश्चन है गति की दिशा के विपरीत वस्तु पर लगने वाला घर्षण बल क्या कहलाता है? ये कहलाता है गतिज घर्षण। गति की दिशा के विपरीत अगर लगा, कोई वस्तु इधर से जा रही, माना कि इधर से जा रही, और इसके जो घर्षण बल लगेगा तो ये इधर से लगेगा। क्या लगेगा? इधर से हमेशा लगेगा। तो दो वस्तुओं के विपरीत जब घर्षण बल लगता है तो उसे कौन सा घर्षण कहते हैं? तो उसे गतिज घर्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? गतिज घर्षण। अगला क्वेश्चन है कि जब घर्षण को भी विभाजित किया गया है, जब गतिज घर्षण को भी विभाजित किया गया, तो गतिज घर्षण को किसमें विभाजित किया गया? स्लाइडिंग घर्षण और रोलिंग घर्षण में विभाजित किया गया। रोलिंग वस्तुओं द्वारा अनुभव किया जाने वाला प्रतिरोध क्या कहलाता है? तो रोलिंग घर्षण कहलाता है। और जब एक पिंड दूसरे पिंड की सतह पर लुढ़कता है तो उसके द्वारा अनुभव की जाने वाली गति के प्रतिरोध को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं रोलिंग घर्षण। जब लुढ़कती है तो इसे रोलिंग घर्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? रोलिंग घर्षण। अगला घर्षण कम हो जाता है। घर्षण कम कहाँ हो जाता है? किसमें जो है घर्षण कम होता है? इस स्लाइडिंग घर्षण में होता है या रोलिंग घर्षण में घर्षण कम होता है? लुढ़कने वाला यानी रोलिंग घर्षण में जो है उसमें घर्षण थोड़ा कम होता है। अब पहिए घर्षण कम कर देती है तो लुढ़कने वाला जो भी चीज होगा उसमें जो है घर्षण थोड़ा कम होगा। आगे किसी वस्तु को समान गति से गतिमान रखने के लिए आवश्यक बल का माप क्या कहलाता है? किसी वस्तु को समान गति से गतिमान रखने के लिए आवश्यक बल का माप क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है स्लाइडिंग वाला घर्षण। क्या कहलाता है? स्लाइडिंग वाला घर्षण। जब एक पिंड दूसरे पिंड की सतह पर फिसलता है तो एक विरोधी बल फिसलने की गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है, जिसे कहा जाता है, तो विरोधी बल को क्या कहा जाता है? जिसे कहते हैं स्लाइडिंग घर्षण। क्या कहते हैं? स्लाइडिंग घर्षण। अगला क्वेश्चन है कि रोलिंग घर्षण के कारण होते हैं। रोलिंग घर्षण के कारण क्या होते हैं? तो दो सतहों के बीच के संपर्क क्षेत्र के कारण जो है रोलिंग घर्षण उत्पन्न होता है। कि दो सतहों के बीच संपर्क क्षेत्र के कारण जो है रोलिंग घर्षण उत्पन्न होता है। स्थैतिक घर्षण जो है वो स्लाइडिंग घर्षण से बड़ा होता है। आपको ध्यान रखना है, सबसे बड़ा स्थैतिक घर्षण होता है, फिर स्लाइडिंग घर्षण होता है और फिर रोलिंग घर्षण होता है। यानी कि सबसे कम घर्षण किस में होगा? तो रोलिंग में, उसके बाद स्लाइडिंग में और उसके बाद होगा स्थैतिक में। आपको ध्यान रखना है। हम दो सतहों के बीच घर्षण को कैसे बढ़ा सकते हैं? हम दो सतहों के बीच घर्षण को कैसे बढ़ा सकते हैं? तो संपर्क को बढ़ा देंगे तो घर्षण अपने आप बढ़ जाएगा। अगर वो थोड़ा थोड़ा सटा हुआ है कोई वस्तु में तो थोड़ा थोड़ा घर्षण करेगा, लेकिन जब उसी को जोर से चिपका देंगे तो वो जो है ज्यादा घर्षण करने लगेगा। आगे है कि हवा से भरे टायर वाली साइकिल चलाना आसान होता है, क्यों? हवा से भरे टायर वाला साइकिल जो चलाना आसान होता है, ऐसा क्यों? क्योंकि सड़क के साथ सतह का न्यूनतम संपर्क होता है। क्या होता है? सड़क के साथ जो है वो न्यूनतम संपर्क होता है। और ये साइकिल जो है किसका कौन सा घर्षण का पालन करता है? रोलिंग घर्षण का पालन करता है। अगला क्वेश्चन है कि घर्षण बल के बिना क्या कठिन हो जाता है? तो घर्षण बल के कारण जो होगा गीले संगमरमर के फर्श पर चलना बहुत कठिन हो जाएगा। जब घर्षण होगा ही नहीं तो बार बार फिसलेगा, बार बार इंसान गिरेगा, इसलिए घर्षण को होना भी बहुत जरूरी है। आगे घर्षण कैसे बढ़ा सकते हैं? घर्षण कैसे बढ़ा सकते हैं तो आपको बताएं, दो सतहों को आपस में ज्यादा चिपका देंगे या फिर सतहों की बहुत ज्यादा खुरदरापन बढ़ा देंगे।
गड्ढा गड्ढा कर देंगे, खुरदरापन कर देंगे तो वो वहाँ पर भी घर्षण बढ़ जाएगा। आगे स्नेहक ऐसा पदार्थ है जो कि घर्षण को कम कर देता है। स्नेहक मतलब एक प्रकार का तेल होता है, तो वो जो है तेल आप ऐसे भी देखते हैं तेल बहुत फिसलता है, इसलिए वो घर्षण को थोड़ा बहुत कम कर देता है। अगला क्वेश्चन है, जूते के तलवे स्क्रू बॉल वायरिंग में घर्षण के कारण क्यों होते हैं? जूते के तलवे स्क्रू बॉल वायरिंग में घर्षण के कारण क्यों होते हैं? तो घर्षण के कारण घिसकर क्षतिग्रस्त हो जाता है। क्या होता है, घर्षण के कारण ही घिसकर जो है जूते के तलवे स्क्रू और बॉल वायरिंग जो है वो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, यानी खराब हो जाते हैं। अगला, जब हम हथौड़े से मांसपेशीय बल लगाते हैं तो कौन सा बल दीवारों पर लगी कील को स्थिर कर देती है? जब हम हथौड़े से मांसपेशियों बल लगाते हैं तो कौन सा बल है जो कि दीवार में लगी कील को स्थिर कर देता है? तो वो है घर्षण बल। कौन सा बल है? घर्षण बल। अगला टॉपिक है हमारा गुरुत्वाकर्षण बल। क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। क्वेश्चन है कि वह कमजोर या दुर्बल मौलिक बल जो ब्रह्मांड में प्रत्येक कण या पिंड के बीच उनके द्रव्यमान के कारण कार्य करती है, वो कौन सा बल है? तो वह गुरुत्वाकर्षण बल। क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। वह कौन सा सार्वभौमिक नियम है जो सभी पिंडों पर लागू होता है, चाहे उसका आकार और स्थिति कुछ भी हो? वह कौन सा बल है? वह कौन सा सार्वभौमिक बल नियम है जो सभी पिंडों पर लागू होता है? तो वो कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण बल है जो सभी पिंडों पर लागू होता है। क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु अन्य वस्तुओं को एक ऐसे बल से आकर्षित करती है जो उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम जो है कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम जो ब्रह्मांड के प्रत्येक वस्तुओं को एक बल से आकर्षित करता है जो द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होती है और उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये किसमें होता है? न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम में ऐसा होता है। और सार्वभौमिक नियम में जो होता है F बराबर क्या होता है? ये सूत्र है F बराबर बड़ी जी होता है, बड़ी जी m1 m2 बटे r स्क्वायर होता है। ये आपको ध्यान रखना है। F बराबर बड़ी जी इंटू m1 m2 बटे r स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के पृथ्वी की सतह पर मुक्त रूप से गिरने के लिए कौन सा बल उत्तरदायी है? तो मुक्त रूप से गिरने के लिए पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल उत्तरदायी है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की परिक्रमा किसके कारण होती है? पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की परिक्रमा किसके कारण होती है? तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। किसके कारण? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। आगे, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, किसके कारण? चंद्रमा द्वारा अभिकेंद्र बल लगता है। किसके कारण जो है चंद्रमा द्वारा अभिकेंद्र बल लगता है? तो ये लगता है पृथ्वी के आकर्षण बल के द्वारा। क्या? पृथ्वी के आकर्षण बल के द्वारा, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये होता है। आगे, ब्रह्मांड में सभी वस्तुएं किस बल के कारण एक दूसरे को आकर्षित करती है? तो ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं जो है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती है, खींचती है। आगे, कौन सा संपर्क बल, क्या है? कौन सा संपर्क बल सबसे कमजोर बल होता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है ये सबसे कमजोर बल होता है, आपको ध्यान रखना है। आगे, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक को किससे डिनोट करते हैं? तो बड़ी जी से करते हैं। और सिर्फ गुरुत्वीय त्वरण को किससे कहते हैं? छोटी जी से गुरुत्वीय त्वरण। और सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक को बड़ी जी से आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन है कि और ये बड़ी जी जो होता है इसका मूल्य पूरे ब्रह्मांड में नहीं बदलता है, यह एक अदिश राशि है, आपको ध्यान रखना है। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो है ये एक अदिश राशि है और यह पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी इसका वैल्यू नहीं बदलता है। और बड़ी जी का मान कितना होता है, यानी सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान कितना होता है?
तो 6.67 कितना 6.67 गुना 10⁻⁻11 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे केजी स्क्वायर होता है। आपको ध्यान रखना है 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे केजी स्क्वायर। आपको ध्यान रखना है। जी का मान किसके द्वारा स्थापित किया गया था? जी का मान जो है बड़ी जी का मान पूछ रहा है, किसके द्वारा स्थापित किया गया था? सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक बड़ी जी का वैल्यू जो है किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो किया गया था हेनरी कैवेंडिश के द्वारा। किसके द्वारा? हेनरी कैवेंडिश के द्वारा स्थापित किया गया था। अगला, जब वस्तुएं गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में गिरती है तो उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? जब वस्तु गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में गिरती है तो उसे कहते हैं मुक्त पतन। क्या कहते हैं? फ्री कॉल या मुक्त पतन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब दो वस्तुओं में से एक वस्तु पृथ्वी पर रहती है तो कौन सा बल महसूस होता है? जब दो वस्तुओं में एक वस्तु जो पृथ्वी पर रहती है तो कौन सा बल महसूस होता है? तो गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल महसूस होता है। यही कारण है कि पृथ्वी पर जो कोई वस्तु को खींच लेता है पृथ्वी। आगे, गुरुत्वाकर्षण बल केवल किसमें होता है? आकर्षण बल है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? केवल आकर्षण बल, यानी ये जो है किसी को भी अपने ओर खींच लेता है गुरुत्वाकर्षण बल। आगे है गुरुत्वाकर्षण त्वरण, यानी गुरुत्वीय त्वरण या गुरुत्वाकर्षण त्वरण, जिसे छोटी जी से डिनोट करते हैं। किसे? छोटी जी से। और इसका मान जो है अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है, यानी बदलता रहता है। बड़ी जी का मान नहीं बदलता है, लेकिन छोटी जी का मान जगह पर अपने अपने अलग अलग जगह पर जो है बदलता रहता है। और यह एक सदिश राशि है, आपको ध्यान रखना है। छोटी जी है सदिश राशि और बड़ी जी जो है यह है अदिश राशि। क्या है? अदिश राशि है बड़ी जी। पृथ्वी के सतह पर छोटी जी का मान कितना होता है? तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। कितना? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है छोटी जी का मान। मुक्त रूप से गिरने पर किसी वस्तु द्वारा महसूस किया गया त्वरण क्या कहलाता है? जो गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण कहलाता है। क्या? गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण कहलाता है, यानी छोटी जी कहलाता है। आगे है गुरुत्वाकर्षण त्वरण, यानी गुरुत्वीय त्वरण। जी का मान ध्रुव पर क्या होता है? तो जी का मान ध्रुव पर सबसे अधिक होता है। आपको ध्यान रखना, जी का मान जो है ध्रुव पर सबसे अधिक होता है, लेकिन भूमध्य रेखा पर अगर पूछे तो न्यूनतम होता है। भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है, लेकिन ध्रुव पर सबसे अधिक होता है। यहाँ बोल रहा है भूमध्य रेखा पर मान से अधिक होता है ध्रुव पर, तो ध्रुव पर सबसे अधिक होता है, भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। अगला क्वेश्चन है कि जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे तो क्या होगा? तो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे तो क्या होगा? गुरुत्व त्वरण का मान जो है वो बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि ध्रुव पर न्यूनतम होता है। मान लीजिए यहाँ 2 है और ध्रुव पर मेरा 5 है, इधर से जब इधर जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि बढ़ेगा। क्या होगा? 2 से 3 आएंगे, फिर 4 आएंगे, तब 5 पे जाएंगे। तो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जो है मान बढ़ता है। यदि हम पृथ्वी की घर्षण गति को बदलते हैं, बढ़ाते या घटाते हैं तो क्या होगा? यदि हम पृथ्वी की घर्षण गति को बढ़ाते या घटाते यानी बदलते रहते हैं तो क्या होगा? तो जी का मान जो है, जी का मान गति बढ़ने पर बढ़ जाएगा। अगर गति बढ़ाएंगे तो बढ़ जाएगा, और जी का मान में यदि गति कम करेंगे तो यहाँ भी घट जाएगा। आपको ध्यान रखना है। जब हम पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जब हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? जी का मान घट जाएगा। क्या होगा? जी का मान घट जाएगा। ऊपर, अगर ऊपर पूछे, पृथ्वी की सतह से ऊपर पूछे या नीचे पूछे, पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर क्या होगा? जी का मान हमेशा घटेगा। क्या होगा? हमेशा घटेगा। अगला क्वेश्चन है, जब हम पृथ्वी की सतह से नीचे जाएंगे तो क्या होगा? यहाँ पर भी जी का मान घटेगा। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होता है? पृथ्वी के केंद्र पर अगर पूछे तो केंद्र पर 0 होता है। क्या होता है? पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण 0 होता है। ध्रुव पर अधिकतम होता है, भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है, पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर घटता है। और अगर पूछे कि केंद्र पर क्या होता है, केंद्र पर 0 होता है। बड़ी जी और छोटी जी के बीच संबंध, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान या किसी ग्रह का द्रव्यमान m, बड़ी M और त्रिज्या बड़ी r है तो गुरुत्वीय त्वरण g का मान क्या होगा? गुरुत्वीय त्वरण छोटी g का मान क्या होगा? तो gm बटे r स्क्वायर हो जाएगा। क्या? gm बटे r स्क्वायर हो जाएगा। अगला है,
और जहाँ पर F क्या है, F वस्तु पर लगने वाला बल है और छोटी जी के गुरुत्वाकर्षण के कारण होने वाला त्वरण यानी गुरुत्वीय त्वरण है, और बड़ी जी क्या है, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियम बड़ी जी है। अगला है अगला क्वेश्चन है हमारा द्रव्यमान और भार। क्या है, द्रव्यमान और भार। अगला टॉपिक है, एक वस्तु से दूसरे स्थान पर नहीं बदलता है, सदैव स्थिरांक क्या होता है, किस पर निर्भर करता है, ये द्रव्यमान पर निर्भर करता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं बदलता है, सदैव स्थिरांक रहता है, ये किस पर निर्भर करता है, ये द्रव्यमान पर निर्भर करता है। किस पर, द्रव्यमान पर, आपको ध्यान रखना है। अगला, जड़त्वता की माप क्या है और जड़त्वता के समानुपाती होता है। तो जड़त्वता किसके समानुपाती होता है, द्रव्यमान के समानुपाती होता है जड़त्वता। ये न्यूटन के फर्स्ट लॉ में पढ़े थे। जड़त्वता जो है वो किसके समानुपाती होता है, द्रव्यमान का समानुपाती होता है। द्रव्यमान का ऐसा मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है, केजी होता है, और द्रव्यमान एक अदिश राशि है। क्या है, अदिश राशि है। एक बल जो लंबवत नीचे की ओर कार्य करता है, पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है, वो क्या कहलाता है, तो वो भार कहलाता है। क्या कहलाता है, भार। और भार को हम लोग W से डिनोट करते हैं, वेट को। और W बराबर क्या होता है, M गुना G होता है, जहाँ M से मास द्रव्यमान हो जाएगा और G जो हो जाएगा वो छोटी G जो गुरुत्वीय त्वरण कहलाएगा। देखिए यहाँ पे भी है, M क्या हो जाएगा, वस्तु का द्रव्यमान यानी मास हो जाएगा, और छोटी G जो हो जाएगा पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा, जिसका मान 9.8 मीटर पर सेकेंड लेना है, या फिर क्वेश्चन में ही दे देगा 9.8 लेना है या फिर 10 लेना है। आगे है, भार का SI मात्रक क्या होता है, भार का मात्रक होता है न्यूटन। आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे कंफ्यूज होता है कि भार का मात्रक जो होता है वो न्यूटन होता है, लेकिन द्रव्यमान का होता है केजी। आपको ध्यान रखना, द्रव्यमान का केजी होगा लेकिन भार का न्यूटन होगा। आगे है, भार एक बल है जो नीचे की ओर कार्य करता है। भार एक बल है जो नीचे की ओर कार्य करता है, नीचे की ओर कार्य करता है, जिसके कारण इसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है। भार एक बल है, जब परिमाण और दिशा दोनों होगा तो ये कैसा राशि होगा, ये सदिश राशि होगा। कैसा होगा, सदिश राशि होगा। तो भार सदिश है लेकिन द्रव्यमान ओदिश है। आपको ध्यान रखना है। किसी वस्तु का भार किसके द्वारा निर्धारित होता है, किसी वस्तु का भार किसके द्वारा निर्धारित होता है, तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा जो है निर्धारित होता है, या इसलिए चंद्रमा की सतह पर भार में परिवर्तन हो जाती है। आगे है, चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होता है, तो पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु के भार का 1/6 हो जाएगा। अगर 600 kg है तो चंद्रमा पर इसको 1/6 से भाग करने के बाद 100 kg का हो जाएगा चंद्रमा पर। आपको ध्यान रखना है। अगला लिफ्ट से संबंधित इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। लिफ्ट में सवार व्यक्ति के वजन का समीकरण W बराबर क्या होता है, M यानी मास, बड़ी जी प्लस माइनस एक्सीलरेशन यानी त्वरण। W बराबर M इंटू छोटी जी प्लस माइनस त्वरण। M जो है क्या है, लिफ्ट में सवार व्यक्ति का द्रव्यमान है। W क्या है, तो लिफ्ट में सवार व्यक्ति का वजन W है। G क्या है, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण यानी गुरुत्वीय त्वरण है। A क्या है, तो मशीन का त्वरण है। क्या है, मशीन का त्वरण। जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है तो क्या हो जाएगा, A जो हो जाएगा यानी त्वरण जो हो जाएगा वो शून्य हो जाएगा। W क्या होगा, W बराबर हो जाएगा M इंटू G-1 यानी mg हो जाएगा W बराबर। अगर लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है तो mg हो जाएगा एक समान रूप से जाने में। इस स्थिति में जो भार क्या हो जाएगा, अपरिवर्तित हो जाएगा। जब लिफ्ट एक समान रूप से ऊपर जा रही है तो भार क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा। और जब लिफ्ट एक समान वेग से नीचे जा रही है, वो तो ऊपर जा रही थी, नीचे जा रही है तो क्या होगा, तो भी त्वरण 0 मान होगा और W जो हो जाएगा वो mg हो जाएगा, क्योंकि त्वरण तो 0 है। और इस स्थिति में भी अपरिवर्तित रहेगा भार। क्या होगा, वस्तु का भार अपरिवर्तित रहेगा। आगे है, यदि लिफ्ट त्वरण A के साथ ऊपर जा रही है, यानी त्वरित होकर ऊपर जा रही है, तो W जो होगा, W बराबर M इंटू G+1 हो जाएगा। W बराबर M इंटू G+A हो जाएगा। और इस स्थिति में जो है लिफ्ट में सवार व्यक्ति का वजन बढ़ जाएगा। क्या होगा, जब त्वरित गति से ऊपर जाएगा तो भार जो है बढ़ जाएगा, और यदि लिफ्ट की रस्सी टूट जाए तो क्या होगा, रस्सी जब टूट जाएगा तो क्या होगा, तो इस स्थिति में W का मान जो होगा वो 0 हो जाएगा।
इस स्थिति में लिफ्ट में सवार व्यक्ति का वजन क्या होगा, शून्य हो जाएगा। यदि लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आ रही है तो क्या होगा, नीचे आ रही है तो वजन घट जाएगा, क्या होगा, वजन घट जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। आगे गुरुत्वाकर्षण बल भार के द्वारा किया गया कार्य, गुरुत्वाकर्षण की स्थितिज ऊर्जा को देखते हैं। जब किसी वस्तु को ऊंचे स्थान पर ले जाया जाता है तो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध किए गए कार्य उसमें ऊर्जा प्राप्त होता है। उस ऊर्जा को क्या कहते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा के नाम से जानते हैं उस ऊर्जा को। W बराबर mgh होता है। W बराबर क्या होता है, mgh, जहाँ m क्या होता है, द्रव्यमान, g क्या होता है, छोटी g है तो गुरुत्वीय त्वरण होगा, और h क्या हो जाएगा, तो ऊंचाई हो जाएगा। आगे जब जमीन के ऊपर बिंदु या जमीन के ऊपर एक बिंदु किसी वस्तु की गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है तो क्या कहते हैं उसे, तो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध उस जमीन पर उस बिंदु तक उठाने में किया गया कार्य कहलाता है। और इसमें W बराबर क्या हो जाएगा, तो m इंटू माइनस जी इंटू एच हो जाएगा। आगे गुरुत्वाकर्षण के द्वारा किया गया कार्य उसके किसके द्वारा निर्धारित होता है, गुरुत्वाकर्षण के द्वारा किया गया कार्य किसके द्वारा निर्धारित होता है, किसी वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच ऊर्ध्वाधर ऊंचाई में परिवर्तित होता है। आगे वह वेग जिस पर कोई वस्तु फेंकने पर वापस नहीं आता है वह क्या कहलाता है, तो वो पलायन वेग कहलाता है। और पृथ्वी का पलायन वेग अगर पूछे कितना होता है तो पृथ्वी का पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के रफ्तार से कोई भी वस्तु हम अंतरिक्ष की ओर फेंक देंगे तो वो फिर वापस नहीं आएगा। और चंद्रमा का अगर पलायन वेग पूछे तो चंद्रमा का पलायन वेग होता है 2.35 मीटर पर सेकेंड, 2.35 मीटर पर सेकेंड। आगे पृथ्वी के निकट कक्षा में चक्कर लगाने वाले उपग्रह क्या कहलाते हैं, पृथ्वी के निकट कक्षा में चक्कर लगाने वाला उपग्रह क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं ध्रुवीय उपग्रह। क्या कहलाते हैं, ध्रुवीय उपग्रह। और मौसम संबंधी जानकारी के लिए किसका उपयोग किया जाता है, मौसम संबंधी जानकारी के लिए ध्रुवीय उपग्रह का प्रयोग किया जाता है। किसके, ध्रुवीय उपग्रह का उपयोग किया जाता है। आगे है वह उपग्रह कौन सा है जो पृथ्वी की सतह से लगभग 36,000 किलोमीटर ऊपर भूमध्य रेखीय तल में घूमता है, वह उपग्रह क्या कहलाता है, वो भू स्थिर उपग्रह होता है। और आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है, तो कितना होता है, 36,000 किलोमीटर होता है भू स्थिर उपग्रह का ऊंचाई। और भू स्थिर उपग्रह जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करता है। किसे, पश्चिम से पूर्व की ओर। द्रव्यमान केंद्र, वह केंद्र जहाँ कोई वस्तु संतुलन की स्थिति में रहती है उसे क्या कहते हैं, तो कोई वस्तु संतुलन की स्थिति में रहती है उस केंद्र को कहते हैं द्रव्यमान केंद्र। क्या कहते हैं, द्रव्यमान केंद्र। द्रव्यमान केंद्र क्या होता है, तो वस्तु के अंदर या वस्तु के बाहर हो सकता है। क्या द्रव्यमान केंद्र कहाँ हो सकता है, तो वस्तु के अंदर या वस्तु के बाहर हो सकता है द्रव्यमान केंद्र। द्रव्यमान केंद्र का उदाहरण देख लेते हैं। द्रव्यमान केंद्र का उदाहरण है जो है कि बूढ़ा आदमी झुककर चलता है, ये द्रव्यमान केंद्र का उदाहरण है। क्योंकि यहाँ बोल रहा है द्रव्यमान केंद्र किसे कहते हैं, वस्तु के अंदर या वस्तु के बाहर हो सकता है द्रव्यमान केंद्र। तो बूढ़ा आदमी को झुककर चलना द्रव्यमान केंद्र का उदाहरण है। पहाड़ पर चढ़ता हुआ व्यक्ति को झुककर चलता है, ये भी द्रव्यमान केंद्र का उदाहरण है। भार उठाने वाला व्यक्ति झुकता है। ट्रक में अधिक भार होने पर झुककर चलाता है। ट्रक में अधिक भार होगा तो झुककर चलाएगा। आगे है पीसा की मीनार झुकी हुई होने के बावजूद संतुलन में है, ये भी किसका उदाहरण है, तो ये भी द्रव्यमान केंद्र का उदाहरण है। आगे है घूर्णन बल। क्या है, घूर्णन बल, वह राशि जो किसी वस्तु को घूर्णन प्रदान करती है उसे क्या कहते हैं, तो वह राशि जो किसी वस्तु को घूर्णन प्रदान करती है उसे घूर्णन बल कहते हैं। और घूर्णन बल बराबर क्या होता है, घूर्णन बल बराबर F गुना R होता है। क्या, F गुना R होता है। संतुलन की स्थिति में दाईं ओर का घूर्णन बाईं ओर के घूर्णन के बराबर होता है। संतुलन की स्थिति जब रहेगा तो दाईं ओर का घूर्णन जितना होगा उतना बाईं ओर का घूर्णन होगा, यानी वामवर्त घूर्णन इक्वल टू दक्षिणावर्त घूर्णन हो जाएगा। और घूर्णन बल का उदाहरण देख लेते हैं। तो घूर्णन बल का उदाहरण जो है, घूर्णन बल का उदाहरण क्या है, कुम्हार के चाक में
लकड़ी पकड़ने के लिए छेद परिधि के पास होता है। क्या होता है, कुम्हार के चाक में लकड़ी पकड़ने के लिए छेद जो होता है कहाँ होता है, परिधि के पास, यानी इस तरह से जो चक्का होता है तो उसमें परिधि के पास होता है, यानी सबसे साइड में कहीं पर होगा एक छेद, उसी में जो लकड़ी फंसाकर घुमाता है। तो कुम्हार का चाक किसका उदाहरण, घूर्णन बल का उदाहरण है। चक्की का हाथ परिधि के पास होता है। नलकूप का हैंडल लंबा बनाया जाता है, इसका उदाहरण है, घर्षण बल का उदाहरण है। खिड़की और दरवाजे के हत्था को सदैव स्थिरांक से दूर रखा जाता है। क्या स्थिरांक से दूर रखा जाता है, ये भी उदाहरण है घर्षण बल का। और अगला है कि इसी सिद्धांत के आधार पर सरल और जटिल मशीनों बनाई जाती है, जैसे लीवर, पुली, स्क्रू, जैक आदि जैसे मशीन जो बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं घर्षण बल के सिद्धांत पर। तो ये था हमारा वन लाइनर क्वेश्चन। और अब हम देखने वाले हैं अभ्यास पत्र, आने के प्रैक्टिस सेट देखने वाले। कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है, तो आप लोग देखिए कि कितना याद है आप लोग को। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से क्या प्राकृतिक में कभी भी अकेला नहीं हो सकता। अकेला नहीं पाया जाता। निम्नलिखित में से प्राकृतिक में हमेशा अकेला नहीं पाया जाता। क्या अकेला नहीं पाया जाता, तो बल जो है प्राकृतिक में हमेशा अकेला नहीं होता है, कभी भी अकेला नहीं होता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा बल है जो प्राकृतिक में विद्युत चुंबकीय नहीं है। कौन सा बल है जो प्राकृतिक में विद्युत चुंबकीय नहीं है, तो शारीरिक वजन है। क्या है, शरीर का वजन है जो विद्युत चुंबकीय नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किसी सतह पर वस्तु को समान गति से फिसलते रहने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है। किसी सतह पर वस्तु को समान गति से फिसलते रहने के लिए कौन से बल की आवश्यकता होती है, तो कौन से बल की आवश्यकता होती है, स्लाइडिंग बल की आवश्यकता होती है। किसको, स्लाइडिंग बल की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, झुके हुए तल के माध्यम से किसी वस्तु को दी गई ऊंचाई तक उठने में वस्तु को लंबवत उठने की तुलना में इसे कमी आती है। क्या होती है, कमी आती है। झुके हुए तल के माध्यम से वस्तु किसी वस्तु को दी गई ऊंचाई तक उठने में वस्तु की लंबवत उठने की तुलना में इसमें कमी आती है। किसमें कमी आती है, ये आपको बताना है। किसमें कमी आती है, ये आता है लगाए गए बल में कमी आती है। किसमें, लगाए गए बल में कमी आती है ऊंचा उठाने पर। अगला 20 किलोग्राम, क्या है, 20 किलोग्राम और 50 किलोग्राम वजन के दो पिंडों के बीच आकर्षण बल कितना होगा जिसके बीच 2 मीटर की दूरी है। 20 किलोग्राम और 50 किलोग्राम वजन वाले दो पिंडों के बीच आकर्षण बल कितना होगा यदि उनके बीच में जो है 2 मीटर की दूरी है, कितना होगा ये आपको बताना है। तो इसमें जो है आपको वो वाला सूत्र लगा लेना है। कौन सा, F बराबर क्या है, F बराबर बता देते हैं, F बराबर G इंटू M1 M2 बटे R स्क्वायर या D स्क्वायर, यही तो दूरी होता है। D या R आप लगा ले, तो वही पूछ रहा है। दूरी कितना है, 2 मीटर। और क्या पूछ रहा है, बीच आकर्षण बल कितना होगा, आकर्षण बल पूछ रहा है, यानी आप बल पूछ रहा है। तो इसमें G जो है, G कितना है, G का मान बड़ी G है तो इसमें 6.67 रख लेना है वैल्यू। उसके बाद M1 जो दिया हुआ है 20 kg दिया हुआ है, M2 जो दिया है 50 kg दिया हुआ है, और D कितना है, 2 मीटर दिया हुआ है। और F का मान पूछा है, तो सारा वैल्यू को रखकर आप जब इसको कैलकुलेट करिएगा तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 166.75 गुना 10⁻10 न्यूटन। ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, तो आपको बना लेना है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान जो होता है, क्या होता है, त्वरण का मान वो भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। पृथ्वी के सतह ध्रुव पर ध्रुव पर क्या होता है, ध्रुव पर सबसे अधिक होता है, और पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर इसका मान घटता है, और भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर छोटी जी का मान पृथ्वी पर छोटी जी के मान का 1/6वां भाग है। यदि कोई व्यक्ति पृथ्वी पर 1.5 मीटर ऊंची छलांग लगा सकता है तो चंद्रमा
पर वह कितनी ऊंची छलांगे लगा सकता है, कितनी ऊंची छलांगे लगा सकता है ये आपको बताना है। तो कितनी ऊंची छलांगे लगा सकता है, तो 1.5 मीटर ऊंची छलांगे लगा सकता है। 1.5 गुना 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको जब गुना करेंगे तो 9 आ जाएगा, 9। तो 9 मीटर हो जाएगा इसका सही आंसर, क्या हो जाएगा, 9 मीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा की सतह पर एक लड़के का वजन 300 न्यूटन है, वजन पूछ रहा है 300 न्यूटन है। पृथ्वी की सतह पर उसी लड़के का वजन कितना होगा, पृथ्वी की सतह पर उसी लड़के का वजन कितना हो जाएगा, इसको भी गुना कर देना। 300 चंद्रमा की सतह पर बोल रहा है, तो चंद्रमा की सतह का पृथ्वी की सतह का 1/6 भाग होता है। तो चंद्रमा पर वो ऑलरेडी पहले से है, तो जब नीचे आएगा तो ये 6 गुना हो जाएगा, तो 6 18 यानी 1800 न्यूटन हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 20 किलोग्राम वजन वाली एक वस्तु 2 मीटर ऊंचाई तक उठाया जाता है, इस प्रक्रिया में गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया जिसमें जी का मान जो रखना है, कितना रखना है, 10 मीटर पर सेकेंड रखना है, कितना 10 मीटर पर सेकेंड रखना है। 20 किलोग्राम वजन वाली एक वस्तु को 2 मीटर ऊंचाई तक उठाया जाता है, इस प्रक्रिया में गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो इसमें एम जी एच वाला फॉर्मूला लगा देना है। तो एम कितना है 20, जी कितना है, छोटी जी का मान 10 दिया हुआ है, 10 लेना है। और एच कितना है, एच है 2 मीटर। एम जी एच 20 देंगे 200 दूनी 400, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 400। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण द्रव्यमान बड़ी एम और त्रिज्या बड़ी आर के समानुपाती होता है। क्या पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण बड़ी जी जो होता है, द्रव्यमान जो है बड़ी एम है और त्रिज्या जो बड़ी आर है, किसके समानुपाती होगा। तो ये किसके समानुपाती होगा, जी बड़ी एम बटे छोटी आर स्क्वायर हो जाएगा। अगला पृथ्वी की सतह पर एक पिंड का भार W है और उस ग्रह पर इसका भार कितना है जिसका द्रव्यमान पृथ्वी पर 15 गुना और त्रिज्या से 4 गुना है, कितना हो जाएगा इसका आंसर। तो इसमें भी कर देना GM, यही वाला फार्मूला जो भी ऊपर पढ़े, GM बटे आर स्क्वायर। तो जो हो जाएगा वो हो जाएगा 15/16 W यानी वेट। अगला क्वेश्चन है एक काल्पनिक ग्रह पर विचार करें जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के आधे के बराबर है, त्रिज्या पृथ्वी के 1/3 है। यदि छोटी जी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण है तो ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण होगा, तो ग्रह के कारण त्वरण क्या होगा ये बताना है आपको। तो हो जाएगा 9/2 यानी 9/2 जी, कितना 9/2 जी। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है ये आपको बताना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है। तो पृथ्वी और चंद्रमा पर दूरी r पर रखे दो द्रव्यमान m1 और m2 के बीच गुरुत्वाकर्षण बल 1:1 है। न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे kg यानी किलोग्राम स्क्वायर गुरुत्वाकर्षण नियतांक बड़ी जी की SI यूनिट है, बिल्कुल सही। गुरुत्वाकर्षण नियतांक बड़ी जी का मान पिंडों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है, ये भी सही है। क्या है, ये भी सही है। आगे गुरुत्वाकर्षण नियतांक बड़ी जी का मान पिंडों के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर, कोई भी गलत नहीं है, सभी जो सही है। अगला है एक आदमी 25 किलो का सामान जमीन से उठाता है और उसे जमीन से 2.5 मीटर ऊपर सिर पर रखता है, तो उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य जी का मान लेना है, कितना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। एक आदमी जो है 25 किलो का सामान है कोई, उसे जमीन से उठाता है और अपने सिर पर 2.5 मीटर ऊंचे सिर पर रखता है, तो उसके द्वारा किए गए कार्य क्या होगा, यानी W बराबर क्या होगा। तो W बराबर क्या होता है, W बराबर होता है mgh। क्या होता है, W बराबर mgh होता है। तो m कितना है यानी मास कितना है, 25 kg है, कितना 25 kg। g कितना है, तो g का मान हमें 10 लेना है, 10 दे दिया है कि g का मान जो है वो 10 लेना है।
और एच ऊंचाई कितना लेना है, 2.5 लेना है, 2.5। तो इसको जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 गुना 10 हो जाएगा 250, और गुना करेंगे 2.5 से तो कितना हो जाएगा 625। कितना हो जाएगा 625। थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, या पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा तो वहाँ आप देख लीजिएगा अच्छे से। अगला क्वेश्चन है, 5 किलो का एक वस्तु 4 मीटर ऊंचाई तक उठाया जाता है तो वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य का मान क्या होगा। जहाँ जी का मान आपको रखना है 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य किया जा रहा है, यानी ऊपर की ओर उठाया जा रहा है तो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध ही हुआ ना। तो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जब भी काम करेंगे तो जी का मान माइनस में होगा। क्या होगा, जी का मान माइनस में होगा। तो W बराबर क्या हो जाएगा, एम जी एच। क्या होगा, एम जी एच। जहाँ एम कितना है तो 5 kg है, भार कितना है द्रव्यमान कितना है 5 kg है, और जी का मान कितना रखना है तो 10 रखना है, और एच कितना है तो 4 मीटर। तो 50 5 गुना 10 50 गुना 4 कितना हो, 50 चौक 200, माइनस 200 हो जाएगा, क्योंकि जी का मान तो हमेशा नहीं, ऊपर गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य किया जा रहा है तो जी का मान माइनस में होगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, -200 जूल। अगला क्वेश्चन है, जब उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर 40,000 किलोमीटर की त्रिज्या की दिख ही नहीं रहा है क्वेश्चन, 40,000 किलोमीटर की त्रिज्या की कक्षा में घूमता है तो गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य की गणना करें। क्वेश्चन अच्छे से नहीं दिख रहा है तो देख लेते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन। इसको आपको टेलीग्राम पर, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप अच्छे से देख लीजिएगा। इसमें आंसर भी होगा तो आप अच्छे से देख लीजिएगा इसको। इसमें जो है क्लीन नहीं दिख रहा है। तो चलिए आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हैं और वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। और जो भी दोस्त आपके कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की कोई भी एग्ज़ाम हो या फिर स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें साइंस पूछा जाता है, तो उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि सुपर फास्ट तरह से रिवीजन यहाँ पे करा दिया जाएगा। आपको जो है 40 दिन में आपको जो है 40 दिन में 40 टॉपिक को कवर करा दिया जाएगा। कितना, 40 दिन में 40 टॉपिक। लगभग आपको साइंस जो है इस बुक में जितना भी साइंस है पूरा आपको कवर करा दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। डेली आपको शाम 6 बजे यहाँ पर एक वीडियो डाल दिया जाएगा इसी बुक का, जो कि आदित्य रंजन सर के द्वारा प्रोवाइड किया गया बुक है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और ये इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप पर भी स्टडी मटेरियल डाला जाता है व्हाट्सएप चैनल पे, तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।